ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सफ़र में हम मौर्योत्तर काल तक पहुंच गए हैं। पिछले वीडियोस में हमने आभीर वंश, इक्ष्वाकु वंश तथा चुटु सातकर्णी वंश के बारे में पढ़ा। इतिहास की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कलिंग के चेदी वंश के बारे में। दोस्तों, चेदी वंश शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल ई स्टडी विद अनिल सर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के वंश अर्थात चेदी वंश के बारे में। अशोक के उत्तराधिकारियों के समय जब मौर्य साम्राज्य कमज़ोर पड़ रहा था, तब राज्यों पर केंद्र की पकड़ कमज़ोर होने के कारण अनेक राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ रखा है इसके बारे में कि जब अशोक के उत्तराधिकारी आए तो वो उतने सक्षम और योग्य शासक नहीं थे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की तरह कि अपने राज्य को संभाल सकें। तो क्या हुआ, कई सारे सामंत और उनके जो गवर्नर्स होते थे, कई राज्यों में राज करते थे, उन लोगों ने अपने अपने राज्य को इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र घोषित कर लिया। कलिंग भी उन राज्यों में से एक था। कलिंग जो था हमारा, ये भी उन राज्यों में से एक था। अगर आपको कलिंग की बात करें तो कलिंग के बारे में आपको पता ही है कि इनके वंशज शुरू से ही बहुत ही शक्तिशाली थे। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों ने कलिंग पर कभी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता था कि कलिंग के लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और इनसे लड़ाई करने पर हमारे राज्य का नुकसान ही होना है। इसलिए कभी भी इन लोगों ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन जब अशोक आए और उनके मन में राज्य विस्तार की लालसा बचपन से ही थी, तो इन्होंने सबसे पहले कलिंग पर ही आक्रमण किया और वहाँ के जो नरसंहार थे उसको देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कभी युद्ध ना करने का फैसला किया और साथ ही उपगुप्त की शरण में चले गए और बौद्ध धर्म को फॉलो कर लिया। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि उस समय भी कलिंग कितना पावरफुल था और अशोक को अपनी पूरी शक्ति लगा देनी पड़ी, तब वो जाके कलिंग को जीत पाए। अभी जो हम चेदी वंश पढ़ रहे हैं, ये उसी समय के जो कलिंग में जो वंश चल रहा था उन्हीं के वंशज ही हैं। तो अभी हमने देखा कि अशोक के बाद में जब जितने भी इनके उत्तराधिकारी आए और वो इतने योग्य नहीं थे, इसके कारण इनके जो राज्य थे वो सारे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। सीमाओं पे जो भी राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। कलिंग भी उनमें से ही एक था। जब कलिंग राज्य में चेदी वंश का उदय हो रहा था, ठीक उसी वक्त भारत के दक्षिण में सातवाहन वंश की शक्ति का भी उदय हो रहा था। दोस्तों, हमने सातवाहन के बारे में पढ़ाई है। सातवाहन कितने पावरफुल थे। सातवाहन ने भी मौर्य वंश के जो भी अपने राज्य थे उसमें से इंडिपेंडेंट हो गए थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। उसी तरीके से कलिंग ने भी कर लिया था। तो हम आपको ये केवल ये बताना चाहते हैं कि कलिंग और सातवाहन ये दोनों समकालीन हैं, कंटेम्प्रेरी हैं। आगे देखते हैं। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। दोस्तों, हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि जो भी वंश होते हैं, कोई भी वंश है, कितना कैसा भी है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन उसका जो संस्थापक होता है, उस वंश की स्थापना किसने की, इसके पूछे जाने के चांसेस किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपको इनके संस्थापक एटलीस्ट याद ही कर लेने हैं। जैसे कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था, महामेघवाहन। तो ये आपको मेमोराइज़ करना है। आगे देखते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। खारवेल सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक था चेदी वंश के बारे में। चेदी वंश से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो खारवेल से ही आएगा, क्योंकि इनके में एकमात्र खारवेल ही थे जो सबसे ज़्यादा प्रतापी थे। हम केवल खारवेल के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे। खारवेल के विषय में जानकारी हाथीकुंभा अभिलेख से प्राप्त होती है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ामों में पूछा जाता है वो होते हैं सोर्सेज। कहाँ से पता चलता है, हम जो भी इतिहास की जानकारी हमें मिलती है वो मिलती कहाँ से, वो कहाँ से पता चलता है। तो इनके जो सोर्सेज होते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सोर्सेज को भी आपको बराबर ध्यान रखना है। संस्थापक के साथ ही आपको इनके कहाँ कहाँ से इनके स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से इतिहास की जानकारी मिलती है, उसको भी आपको पढ़ते जाना है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं चेदी वंश के बारे में, चेदी वंश का जो प्रतापी शासक था खारवेल, उसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था, उसी से इनके बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख वर्तमान में भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है।
सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, कलिंग राज्य आज के भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो वो कहाँ पड़ता है, तो आज का जो उड़ीसा राज्य है वहीं पर उस समय कलिंग था। कलिंग उड़ीसा राज्य के अंदर ही था। और हाथीगुम्बा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ी, वहाँ पे एक उदयगिरी पहाड़ी है, उसी में हाथीगुम्बा अभिलेख स्थित है। हाथीगुम्बा अभिलेखों में जैन भिक्षुकों को दान देने का भी प्रमाण मिलता है। अभी हम देख सकते हैं कि इन जो भी ये थे चेदी वंश के लोग, ये जैन धर्म को मानते थे। तो जैन भिक्षुकों को जो दान दिया जाता था उस समय, जो चेदी वंश के लोग जैन भिक्षुकों को दान देते थे, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये भी हमें हाथीगुम्बा अभिलेख में मिलता है। मैक्सिमम चीज़ें जो भी हम चेदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, इसका मेन सोर्स जो है वो हाथीगुम्बा अभिलेख है, वहीं से हमें सब पता चलता है। आगे देखते हैं। अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में कलिंग नरेश ने एक नहर भी खुदवाई। इस नहर का विस्तार तंसुली से कलिंग तक करवाया। तो दोस्तों पहले हम आपको बता दें कि कलिंग नरेश थे, कलिंग नरेश कौन थे? खारवेल। तो खारवेल 13 वर्षों तक शासन किए। चेदी वंश में 13 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और हर साल जो भी इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया है उसको इन्होंने हाथीगुम्बा अभिलेख में लिखवा दिया है। तो एक एक करके पहले साल इन्होंने ये किया, दूसरे साल ये किया, तीसरे साल ये किया, ऐसे करते करते इनके 13 अभिलेख हाथीगुम्बा अभिलेख से मिले हैं और इसी से इनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में हमें पता चलता है। तो एक एक करके जो हमने बताया उसमें इंपॉर्टेंट जो होंगे वो हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे 5वें नंबर का जो इनका अभिलेख है, तो उसमें क्या मिलता है? अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में कलिंग नरेश ने एक नहर भी खुदवाई। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वें वर्ष में जो इन्होंने एक नहर खुदवाई थी और इस नहर का विस्तार तंसुली से लेकर कलिंग तक कराया था। तो दोस्तों पहले तो आपको ये पता करना है कि तंसुली कहाँ है। तंसुली मगध में स्थित था। तो एक तरीके से मगध से लेकर उड़ीसा तक, यानी कि मगध से लेकर कलिंग तक इन्होंने एक नहर खुदवाई। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपने 5वें वर्ष के शासनकाल में इन्होंने ये काम किया हुआ था। फिर नहरों का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण भी यहीं से मिलता है। दोस्तों नहर तो इसके पहले भी खुदी हुई थी, हमने नंद वंश में भी पढ़ा हुआ था, लेकिन जो लिखित प्रमाण मिलता है सबसे पहला कहीं पर अगर हमें अभिलेखों के रूप में लिखा हुआ मिलता है तो वो हमें यहीं चेदी वंश से मिलता है, हाथीगुम्बा अभिलेख में। कलिंग राज खारवेल का विवाह हत्यक सिंह की पुत्री ललाक से हुआ था और इनकी विवाह जिनसे हुआ था उनका नाम था ललाक और ये कौन थी? ये हत्यक सिंह की पुत्री थी। भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण भी कलिंग राज खारवेल ने ही कराया था। दोस्तों जो भुवनेश्वर मंदिर है उसका निर्माण भी खारवेल ने ही कराया था। खारवेल ने कलिंगाधिपति एवं कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि भी धारण की। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि खारवेल ने कौन कौन सी उपाधि धारण की। तो इन्होंने 2 उपाधि धारण की थी, पहली तो कलिंगाधिपति और दूसरा कलिंग चक्रवर्ती। दक्षिण भारत के चेर, चोल व पांडवों को हराए जाने का साक्ष्य भी मिलता है। तो दोस्तों इन्होंने जो ये था कलिंग वैसे तो देखा जाए कहाँ पे स्थित था? ये था उड़ीसा की तरफ, लेकिन इन्होंने साउथ में जाकर चेर, चोल, पांडवों को भी जाके हराया था। तो इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? हाथीगुम्बा अभिलेख के 11वें लेख में मिलता है। 13 अभिलेख हुए हैं कुल मिला के, तो 11वें अभिलेख में जो इन्होंने चेर, चोल, पांडवों को हराया था उसका साक्ष्य मिलता है वहाँ से। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर जिनसेन की मूर्ति जीतकर कलिंग ले आए थे। दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने नंदवंश के बारे में, जो नंदवंश का संस्थापक था महापद्मनंद, उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि उसने कलिंग को आक्रमण किया था और कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया था और वहाँ से जो जिनसेन की प्रतिमा था वो उठा लाया था वहाँ से। तो जब खारवेल ने वापस चेदी वंश की स्थापना हुई और खारवेल मतलब जो कलिंग वंश वापस से कलिंग का जो साम्राज्य था एक बार फिर से प्रकाश में आया, तो इन्होंने वापस क्या किया? मगध पर आक्रमण किया और वहाँ से जिनसेन की मूर्ति उठा लाए। अपने 13वें वर्ष में खारवेल ने खंडगिरी तथा उदयगिरी की पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि खारवेल जो थे ये जैन धर्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे, जैन धर्म को बहुत ही मानते थे। इन्होंने उदयगिरी की पहाड़ियाँ और खंडगिरी की पहाड़ियाँ इन दोनों को कटवा दिया और क्या कराया? जैन भिक्षुकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया ताकि जैन भिक्षु जो हैं यहाँ आके अपनी तपस्या पूरी कर सकें। खंडगिरी पहाड़ी की गुफा अनंत गुफा। दोस्तों ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो खंडगिरी की पहाड़ी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अनंत गुफा। और उदयगिरी की जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? तो उदयगिरी की पहाड़ी का नाम है रानी गुफा। चेदी वंश का अंतिम शासक महाराजा कुदेह था, जिसके बारे में जानकारी पातालपुर अभिलेख से प्राप्त होती है।
अब चेदी वंश के अंतिम शासक की बात करें तो उसका नाम था कुदेय, और इसके बारे में जानकारी हमें पातालपुर अभिलेख से मिलती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज का यह शॉर्ट लेक्चर चेदी वंश के बारे में यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको चेदी वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से हो गई होगी। जानने से पूर्व हमारे चैनल स्टडी विद अनिल सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपने जानने वालों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।